एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना 2-3 दिन का गैप हो चुका है, कुछ रीजंस थे उसकी वजह से। कोई बात नहीं, अपन फिर से वापस से रीस्टार्ट करते हैं और अच्छे से करेंगे। देखो, जिनका भी एनएचएम का एग्जाम है तो बायोकेमिस्ट्री तो हम कंप्लीट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोकेमिस्ट्री का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आज सेट 3 स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, पिपेट फ्लास्क सिलेंडर्स, lab hazards and safety, design and sample collection, molecular equivalent weight, centrifugation, molarity, normality, pH buffer, कैलोरीमीटर, एंटीकोगुलेंट, स्टेरिलाइजेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है। इतने सेट्स के हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी 2 क्लास में खत्म करेंगे। इसके बाद बची हुई जो 2 क्लासेस हैं उसमें जो शेष कुछ टॉपिक्स जो बच जाएंगी उनको कर लेंगे आखिरी के 2 सेट में। क्लियर है? तो ये अपना रोड मैप है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन आज ईजी रहेगा और थोड़ा सा बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक रहेगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज़ आना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री किसका अध्ययन करती है? हम बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेस, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं? क्या प्लांट्स इवैल्यूएशन की स्टडी करते हैं? मेडिकल डिवाइसेस की स्टडी करते हैं? या एक्सरेज की स्टडी करते हैं? देखो, प्लांट इवैल्यूएशन की स्टडी हम कहाँ करते हैं सर? बॉटनी के अंदर करते हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर नहीं, नाम में ही केमिस्ट्री है, तो क्या हम डिवाइसेस की स्टडी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्सरेज की स्टडी हम कहाँ करते हैं सर? रेडियोग्राफी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। किसकी सर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री स्टडीज केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल प्रोसेस की स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच यूनिट इज यूज टू मेजर एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम की एक्टिविटी मापने की यूनिट है। जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको हम मेज़र करते हैं किस में? क्या मीटर में मेज़र करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को? इंटरनेशनल यूनिट IU में मेज़र करते हैं, पास्कल में मेज़र करते हैं, या मोल में मेज़र करते हैं? देखो, हम जब भी बात करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर लेना, उम्मीद करता हूँ सबसे हो जाएगा। एंजाइम एक्टिविटी की हम जब भी बात करेंगे तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे? इंटरनेशनल यूनिट IU में मेज़र करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक IU जो होता है वो अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल सबस्टेंस पर मिनट, ठीक है। IU एंजाइम की माप की मानक इकाई है। एक इंटरनेशनल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का अमाउंट जो कैटेलाइज करता है किसको? कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल सबस्टेंस पर मिनट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्टेंस पर मिनट, इसको हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगेन अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। आपने जल्दी इसको देखा नहीं होगा, ये लोग कराते भी नहीं है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने देखा होगा लैब में, जो लैब में काम करते हैं उन्होंने देखा होगा। क्या है? ग्लासवेयर है, सिंपल सी बात है। इसका यूजेस क्या है? हीटिंग द सॉल्यूशन, प्रिपेयरिंग फिक्स वॉल्यूम सॉल्यूशंस, मेजरिंग ब्लड पीएच, या सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मतलब हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम पता हो, हमें वॉल्यूम पता हो, यानी एक वॉल्यूम फिक्स होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? फिक्स वॉल्यूम सॉल्यूशंस। क्लियर है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर कैलिब्रेटेड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये निर्धारित मात्रा में घोल तैयार करने के लिए होते हैं, यानी इनके में वॉल्यूम फिक्स होती है। क्लियर है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन आज करेंगे, स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। व्हाट मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग अ ग्लास पिपेट? ग्लास पिपेट देखा है ना सबने? तो ग्लास पिपेट को हम क्या कर रहे हैं? यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हम जब भी ग्लास पिपेट का यूज़ करें तो हमें ग्लास पिपेट यूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या उसे जला देना चाहिए? बर्न इट। वार्म इन हैंड, हाथ में गर्म करना चाहिए। रिनाइज विद द सॉल्यूशन टू बी यूज्ड, और ड्राई विद द टॉवल। अब सिंपल सी बात आप बताओ, हम ग्लास पिपेट जब भी हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? रिनाइज विद द सॉल्यूशन टू बी यूज। क्लियर है? टू अवॉइड डाइल्यूशन एरर, रिनाइज रिंस पिपेट विद द वर्किंग सॉल्यूशन। घोल के साथ धोने से एक्यूरेसी बढ़ती है। जिस भी सॉल्यूशन को हम यूज़ करने जा रहे हैं, अगर उससे हम ग्लास पिपेट को यूज़ कर लेंगे, धो लेंगे पहले से, तो जो डाइल्यूशन सीरस हैं, मान लीजिए आपने किसी वाटर से, डिस्टिल वाटर से या
किसी और चीज़ से आपने ग्लास पिपेट धो लिया, ठीक है। अब आप किसी भी सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे हो ग्लास पिपेट, तो जो पहले से उसमें मौजूद सब्सटेंस है क्या उसमें मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें जो कुछ तो एरर आएगी ही आएगी ना, सिंपल सी बात है। अगर हम उसी सॉल्यूशन से उसको रिंस कर लें तो सिंपल सी बात है जो डाइल्यूशन एरर आने वाले हैं जो किसी और सॉल्यूशन से धोने से आएंगे वो तो कम हो जाएगी ना हमारी। तो हम जब भी ग्लास पिपेट यूज़ करते हैं क्या कर लेते हैं, रिंस विद द सॉल्यूशन टू बी यूज। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। Which of the following is a biological hazard? अब देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खतरा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको फंस सकते हो इसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल हैजार्ड की मैं बात करूं तो क्या फायर है बायोलॉजिकल हैजार्ड, क्या ब्रोकन ग्लास बायोलॉजिकल हैजार्ड है, क्या ब्लड सैंपल्स विद HIV ये हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, या इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल यानी जो जीवों से बना हो, जो जैव उत्पाद हो। तो क्या फायर जैव उत्पाद है? नहीं यार, सिंपल सी बात है, फायर कहाँ जैव उत्पाद है। ब्रोकन ग्लास नहीं होता, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी जैव उत्पाद है, नहीं। सिंपल सी क्या होता, ब्लड सैंपल तो मानव के अंदर ही होता है ना, जीव से उत्पन्न होता है। और विद HIV यानी किसी संक्रामक बीमारी से वो संक्रमित हो। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड सैंपल हो अगर HIV से संक्रमित हो तो क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, जैविक खतरा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पता है कि HIV कैसे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV फैल सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर HIV फैल सकता है तो ये खतरा है, सिंपल सी बात है, हजार्ड है। और कौन सा, बायोलॉजिकल। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्लियर है। ऑप्शन इज सी, इन्फेक्टेड ब्लड इज अ बायोलॉजिकल हजार्ड एंड इट में ट्रांसमिट डिजीज। संक्रमित रक्त से जैविक जोखिम होता है। क्लियर है। व्हाट इज द कलर ऑफ बायोहजार्ड कंटेनर। देखो जो भी हम बायोहजार्ड कंटेनर यूज करते हैं उसका रंग क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BMW से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बायोहजार्ड कंटेनर का रंग क्या होता है, रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन। अब बताओ, ठीक है। तो जिसमें भी हम बायो हैजार्ड कंटेनर यूज़ करते हैं, जिसमें हम जैव उत्पाद यूज़ करते हैं, जो भी डालते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, किस में डालते हैं, रेड में डालते हैं, सिंपल सी बात है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रेड, ठीक है। रेड कलर कोटेड बीन्स आर यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट, ठीक, सिंपल सी बात है। लाल रंग जो होता है वो संक्रामक जैविक कचरे के लिए होता है। क्लियर है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट को पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही घेर देना भैया कि हमें इसमें से कुछ अलग छांटना है। सार्वभौमिक सावधानियों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। क्या ग्लव्स हैं, हैंड वॉशिंग, शेयरिंग नीडल्स या मास्क। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन में शेयर नहीं है। क्या ग्लव्स यूनिवर्सल प्रिकॉशन में यूज़ करते हैं सर। ग्लव्स सबसे इंपॉर्टेंट है अपने हैंड की सेफ्टी के लिए या कंटामिनेशन की सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज़ करते हैं। हैंड वॉशिंग, कोई भी हम लैब का काम करेंगे तो हाथ धोना ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। मास्क, सारे ही लैब में मास्क लगभग यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर क्या बचा, शेयरिंग नीडल। क्या नीडल एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा शेयर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमको क्या छांटना है, एक्सेप्ट या नहीं, नॉट। तो जो शेयरिंग नीडल्स है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेवर शेयर नीडल्स, इट्स अगेंस्ट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, ठीक है। सुइयों को साझा करना एक गलत प्रैक्टिस है। क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन। आणविक भार को हम किस में व्यक्त करते हैं या आणविक भार को किस में व्यक्त किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट की। तो मॉलिक्यूलर वेट को क्या हम ग्राम पर DL में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, mg पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या IU इंटरनेशनल यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो हम जब भी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाएगा सर, राइट ऑप्शन बी, ग्राम प्रति मोल में, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम प्रति मोल में एक्सप्रेस किया जाएगा। इट्स टेल्स ग्राम पर मोल ऑफ अ कंपाउंड। क्या बताता है, ग्राम पर मोल इसका सही यूनिट है और बताता क्या है, ग्राम पर मोल ऑफ अ कंपाउंड बताता है मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आगे बनाए जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी देखो द राइट नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी ये होती है इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक नंबर अपॉन 2 ये होती है इक्विवेलेंट वेट,
मॉलिकुलर वेट इंटू 2 होती है इक्विवेलेंट वेट, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है इक्विवेलेंट वेट। तो हम जब भी बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट क्या होती है? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, याद रखना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट क्या होती है? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये इसका फॉर्मूला ही होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यह अणुभार को, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या बोल सकते हैं? संयोजकता बोल सकते हैं। ठीक है, वैलेंसी को हम क्या बोल सकते हैं? संयोजकता बोल सकते हैं। यह अणुभार को संयोजकता से विभाजित करके निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का हम जब भी बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी या संयोजकता। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। आगे बढ़ जाओ। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं यह किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करता है? जैसे आपने एक ब्लड वायल लिया, इसमें आपने ब्लड रखा, इसको क्या आप क्या करते हो? सेंट्रीफ्यूज करते हो, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगाने से पहले करते हो ना। तो इसको अगर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये पार्टिकल्स को, जैसे इसमें क्या हुआ, प्लाज्मा से बात पूछ रहे हैं कि पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करेगा सेंट्रीफ्यूगेशन? क्या पीएच के बेसिस पे सेपरेट करता है, साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करता है, कलर के बेसिस पे सेपरेट करता है, या टेम्परेचर के बेसिस पे सेपरेट करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हम जब भी बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पर, ये होता है साइज एंड डेंसिटी पर, यानी जिसका भारी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, जिसका साइज हल्का रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी बात है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज बी, स्पिन सैंपल एट हाई स्पीड माइनस हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन। ठीक है, जो अगर स्पिन सैंपल्स एट हाई स्पीड, हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन, भारी कर क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपर रहते हैं। ये प्रिंसिपल होता है किसका? सेंट्रीफ्यूगेशन का। ये चीज़ ध्यान रखना। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर लाइट एब्जॉर्प्शंस इन बायोकेमिकल टेस्ट? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में लाइट अवशोषण मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में लाइट को एब्जॉर्बेंस करने वाले डिवाइस का क्या नाम है? क्या माइक्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सेंट्रीफ्यूज है, या इंक्यूबेटर है? अब माइक्रोस्कोप क्या लाइट को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देखते हैं। सेंट्रीफ्यूज पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट करता है। इंक्यूबेटर एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, इम्पोर्ट। तो जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला लाइट एब्जॉर्बेंस डिवाइस होगा वो क्या होगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमेशा उसी पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यह लाइट की मात्रा को मापता है जो सैंपल द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लाइट एब्जॉर्बेंस को मेजर करने की बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, किससे किया जाएगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा। ठीक है, उम्मीद करते तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल इज डिफाइंड एज, मोल की परिभाषा क्या है? ठीक है, मोल आपने पढ़ा होगा ना। तो क्या वेट इन ग्राम को हम मोल बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, इसको हम मोल बोलते हैं। 6 × 0.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स को हम मोल बोलते हैं, या मॉलिकुलर फॉर्मूला को हम मोल बोलते हैं? अब मोल को हम, इसका राइट आंसर अब सुन लो, हो जाएगा सी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 6 × 022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल का एक और डेफिनेशन है, उसको मैं और एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूंगी, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आवोगाद्रो नंबर भी इसी को बोलते हैं। तो आवोगाद्रो नंबर भी आपसे अगर पूछा जाए क्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स को ही मोल या एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर, जो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल वह मात्रा है जिसमें इतने कण होते हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल जिसमें भी रहेंगे उसको हम सिंपल सी बात पे क्या बोल सकते हैं? 1 मोल बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं एवोगाद्रो नंबर। क्लियर बात है? इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर? एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, उसमें प्रति लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं? अब आज के क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा आप सच में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, आपकी मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है,
इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मल सॉल्यूशन, लीटर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम, इसको कोई पढ़ाता उड़ाता भी नहीं जल्दी, ठीक है। ये टॉपिक स्किप ही करा देते हैं ज़्यादातर टीचर, ठीक है। और क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, एक नॉर्मल सॉल्यूशन में प्रति लीटर कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, तो हमेशा याद रखना एक, ठीक है। नॉर्मेलिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है। एक नॉर्मल घोल में 1 ग्राम समतुल्य प्रति लीटर होते हैं। नॉर्मलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है। नॉर्मलिटी जिसको हम नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, लीटर, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं क्या, एक नॉर्मल सॉल्यूशन कितना होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन में प्रति लीटर कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, सिंपल सी बात है, 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट सॉल्यूशन होगा आपका, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, विच एसिड इज यूज टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इन लैब में अगर हमें 1 नॉर्मल घोल बनाना है तो हम किस एसिड का इस्तेमाल करेंगे। विच एसिड इज यूज टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इन लैब, क्या सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का इस्तेमाल करेंगे, या एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लैब में अगर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन डेवलप करना है, प्रिपेयर करना है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। HCl इज कॉमनली यूज फॉर स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन, लैब में HCl से नॉर्मल घोल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, क्लियर है। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड बाय, बफर सॉल्यूशन का pH किससे संतुलित रहता है, ठीक है। हमें क्या करना है, pH करना है बफर सॉल्यूशन का, ये कैसे संतुलित रहेगा, कैसे मेंटेन रहेगा, क्या वाटर से मेंटेन रहेगा, क्या साल्ट ओनली से मेंटेन रहेगा, वीक एसिड एंड इट कॉन्जुगेट बेस से संतुलित रहेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। अब देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर होती है वीक एसिड और साथ में क्या होता है इसका कॉन्जुगेट बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन किससे मेंटेन रहेगा, वीक एसिड से और साथ के साथ उसके कॉन्जुगेट बेस से। बफर रिसेस्ड pH चेंजेस यूजिंग वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, यह संयोजन में pH को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए बफर सॉल्यूशन क्या है, तो वीक एसिड को और उसके कॉन्जुगेट बेस को हम क्या बोलते हैं सर, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, विच मेथड इज बेस्ट टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, हीट सेंसिटिव चीज़ों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है, क्या ऑटोक्लेविंग है, बॉयलिंग है, फिल्ट्रेशन है, या ड्राई हीट ओवन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझो, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जो हीट से क्या हो जाए, खराब होने की जिनकी संभावना होती है। तो ऑटोक्लेविंग यार क्या हीट तो यूज़ करता है ना 121 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये तो हाई हीट यूज़ करता है, तो ऑटोक्लेविंग तो पहले हटा दो। बॉयलिंग में यार पानी के टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो पानी बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है। तो बॉयलिंग में भी हीट इस्तेमाल की जाएगी। ड्राई हीट ओवन, अब नाम में हीट आ रहा है, यहाँ भी हीट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब बचा क्या, फिल्ट्रेशन। अब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं उनको हम कैसे अलग कर लेंगे, कैसे स्टरलाइज करेंगे, फिल्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। फिल्ट्रेशन अवॉइड हीट डैमेज सुइटेबल फॉर सेरा हो गए या वैक्सीन्स हो गए, ठीक है। फिल्ट्रेशन बिना गर्मी के जीवाणु को हटाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेरलाइज करेंगे ऐसे मटेरियल्स को जो कि हीट सेंसिटिव हैं, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिल्ट्रेशन। बाकी के जो 3 मेथड दिए गए हैं इसमें हीट इस्तेमाल की जाती है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर, ठीक है। हेपा फिल्टर का पूरा नाम क्या है, आपने जरूर सुना होगा हेपा फिल्टर का नाम। तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल एब्जॉर्बर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हीट इनहेंस प्यूरिटी एयर, या हाइजेनिक इफेक्टिव प्यूरिफिकेशन एप्लियंस, ठीक है। तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हेपा फिल्टर, फिल्टर का नाम एयर को फिल्टर करे, सिंपल सी बात है। तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इसी को हम बोलते हैं हेपा फिल्टर, क्लियर है। यूज्ड इन क्लीन रूम्स एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हेपा फिल्टर का हम, क्लीन करने के लिए, किसको, रूम्स को हो गए या बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हो गए, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हेपा फिल्टर का, ठीक है। हेपा फिल्टर छोटे सूक्ष्म जीवों को, छोटे सूक्ष्म कणों को रोकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ,
विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ब्लड ग्लूकोज जांच में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रयोग होता है। हम जब भी ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन की बात करेंगे तो वहाँ कौन सा एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। EDTA, हिपैरिन, फ्लोराइड ऑक्जिलेट या सिट्रेट। अब सिंपल सी बात है, हमें ग्लूकोज एस्टिमेशन करना हो तो कौन सा, ग्रे कलर का वॉयल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं जिसका कलर ग्रे होता है ढक्कन का, ठीक है। ये क्या होता है, EDTA नहीं होता, हिपैरिन ट्यूब नहीं होता, सिट्रेट नहीं होता, ये क्या होता है, फ्लोराइड ऑक्जिलेट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम फ्लोराइड ऑक्जिलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, क्यों, क्योंकि जो सोडियम फ्लोराइड होता है, हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में क्या करते हैं, हमें ग्लाइकोलिसिस, हमें ग्लूकोज की स्टडी करनी है, तो जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो ग्लूकोज को तोड़ने से, ग्लाइकोलिसिस को उसको बोलते हैं, ग्लूकोज को टूटना, तो उसको रोक देगा सोडियम फ्लोराइड, क्लियर सी बात है, और स्टेबलाइज कर देगा ग्लूकोज को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो फ्लोराइड ऑक्जिलेट होगा यह ग्लूकोज को टूटने से रोक देगा, इसीलिए हम ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, फ्लोराइड ऑक्जिलेट। इजी क्वेश्चन है, इसमें सारे एंटीकोगुलेंट्स को एकदम किसमें, हीमेटोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। EDTA का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हिपैरिन क्या होता है, सिट्रेट क्या होता है, कितना % होता है, ऑक्जिलेट हमने देख ही लिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एंटीकोगुलेंट से, ठीक है। इसी को हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी बोल सकते हैं, ये चीज़ें याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, व्हिच सॉल्यूशन इज यूज टू प्रिजर्व टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी में टिश्यू सुरक्षित रखने के लिए कौन सा घोल प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आज इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक टू टॉपिक है, ठीक है। बाहर के इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। टफ क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो इससे पहले वाली जस्ट क्लास देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी हम 100 क्वेश्चन करें इस टॉपिक से, तो इसके अगले वाली क्लास देखना, उसमें भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आज इजी क्वेश्चन है, आप सबसे हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़े से ट्रिकी भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, साथ के साथ पढ़ते रहो। कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजी के, एसीटोन यूज़ करते हैं, एल्कोहल यूज़ करते हैं, फॉर्मलिन यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। अब हिस्टोलॉजी में हमारा टिश्यू प्रिजर्व करना हो तो सिंपल सी बात है, सारे बच्चे को पता होगा, फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। कितना % यूज़ करते हैं बच्चे, ये चीज़ याद रखना, 10% फॉर्मलिन, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्सेटिव फॉर टिश्यू प्रिजर्वेशन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि 20% भी यूज़ करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्टैंडर्ड फिक्सेटिव की अगर हम बात करें, जनरली की बात करें तो 10% फॉर्मलिन होता है, ठीक है। फॉर्मलिन क्या करता है, टिश्यू को सड़ने से बचाता है। तो कौन सा हम प्रिजर्व यूज़ करेंगे टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, फॉर्मलिन, कितना %, 10%, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, मेजरमेंट ऑफ पिपेट इज बेस्ड ऑन, देखो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिपेट की माप किस पर आधारित होती है। देखो कठिन क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग को पढ़ने में क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन ऑप्शन पढ़ोगे तो कठिन है, ठीक है। पिपेट की माप किस पर आधारित होती है, मेजरमेंट ऑफ पिपेट इज बेस्ड ऑन इनर वॉल्यूम पर, आउटर डायमीटर पर, ग्रेजुएशन मार्क पर या कलर पर। सिंपल सी बात है, अगर हम पिपेट को मेजरमेंट करेंगे तो उसमें जो ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं उस पर मेजरमेंट, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। पिपेट की माप ग्रेजुएशन मार्क्स पर बेस्ड होती है। ग्रेजुएशन सो वॉल्यूम ट्रांसफर्ड, पिपेट पे बने निशान उसकी माप को दर्शाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता की इकाई क्या है, ठीक है। ग्राम पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर लीटर या मोल पर ml। अब बताओ, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन यानी इसी को हम बोल सकते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता की आपको क्या बतानी है, यूनिट बतानी है, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर होता है, मोल पर केजी होता है, मोल प्रति लीटर होता है या मोल प्रति ml होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोलर कंसंट्रेशन की, तो ये क्या होती है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रति लीटर। मोलरिटी क्या मोलर कंसंट्रेशन को क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी बोल सकते हैं। मोलरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रति लीटर, यानी मोल प्रति लीटर। सिंपल सी बात है, मोलरिटी का अर्थ होता है प्रति लीटर मोल की संख्या, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे क्या होंगे, टेम्परेचर पढ़ के कंफ्यूज होंगे, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर एस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध पानी का pH क्या होता है, 5, 6, 7, 8। अगर बच्चे मैं बात करूं प्योर वाटर की, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर तुम 25 रखो, 10 रखो, 40 रखो, नहीं फर्क पड़ता। अगर वो प्योर वाटर है तो उसका pH हमेशा कितना रहेगा, 7, ठीक है। सिंपल सी बात है 7, ठीक है। हम अब भी बात करेंगे शुद्ध पानी की pH का, तो वो कितना होगा, 7, क्लियर सी बात है। राइट ऑप्शन इज सी, प्योर वाटर इज न्यूट्रल सो pH इज 7। शुद्ध पानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसका pH 7 होता है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ,
व्हिच पिपेट गिव्स मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, सबसे सटीक माप देने वाली पिपेट कौन सी है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें बात कर रहे हैं हम कि सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी पिपेट देगी, सीरोलॉजिकल पिपेट देगी, ग्रेजुएटेड पिपेट देगी, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट देगी या मोहर पिपेट देगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट की, तो वो देगी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो होती है इज कैलिब्रेटेड फॉर प्रिसाइज सिंगल वॉल्यूम, यह सिर्फ एक ही निश्चित मात्रा निकालती है, इसीलिए सबसे सटीक मानी जाती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के अंदर हम क्या करते हैं, क्यों कैलिब्रेट होता है, ये कैलिब्रेट होता है एक सिंगल वॉल्यूम, प्रिसाइज सिंगल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। निश्चित मात्रा इससे हम निकालते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी से हम एक बिल्कुल मान लो हमें 1 लीटर सॉल्यूशन ही चाहिए, तो 1 लीटर ही सॉल्यूशन हम किससे प्रिसाइज है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है। इसीलिए सबसे सटीक मानी जाती है, सबसे एक्यूरेट मानी जाती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हिच सॉल्यूशन इज रेजिस्ट चेंज इन पीएच, कौन सा घोल पीएच में बदलाव का विरोध करती है, ठीक है। क्या एसिड पीएच में बदलाव का चेंज में विरोध करता है, क्या बेस पीएच में बदलाव का विरोध करता है, बफर या साल्ट। अब सिंपल सी बात है, देखो मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसका मान लो एक पानी है, ठीक है। पानी का पीएच शुद्ध पानी 7 है, इसमें आपने क्या किया, एसिड को लाके मिला दिया, पानी में एसिड मिलाया। अब सिंपल सी बात है, पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक हो जाएगा यानी इसका पीएच कैसा हो जाएगा सर, इसका पीएच हो जाएगा 7 से कम, सिंपल सी बात है। बेस अगर आपने ऐसे मिलाया तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम बात करें बफर सॉल्यूशन के बारे में, तो बफर सॉल्यूशन क्या करती है, ये हमेशा रजिस्ट करेगी चेंजेस पीएच, ये पीएच में चेंज का हमेशा विरोध करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। बफर क्या करता है, न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड या बेस, बफर घोल होता है, ये पीएच को स्थिर बनाने में मदद करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड या बेस, सिंपल सी बात है। तो बफर सॉल्यूशन जो है ये रजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच, ठीक है। बना किससे होता है, वीक एसिड और प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, ये सिंपल सी ध्यान रखना, बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आगे बढ़ जाओ। सोडियम साइट्रेट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट बाय, सोडियम साइट्रेट किस प्रकार से एंटीकोगुलेंट का काम करता है। सोडियम साइट्रेट हम यूज़ करते हैं ना, सोडियम साइट्रेट किसके लिए, कोएगुलेशन फैक्टर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे एपीटीटी, पीटी, ठीक है, इस सब के लिए आईएनआर, पीटी आईएनआर, ये सब करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम साइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो ये किस प्रकार से एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ठीक है। क्या ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट को, क्या ये प्रेसिपिटेटिंग करता है कैल्शियम को, क्या ये चिलेट करता है कैल्शियम को, या डिसॉल्व करता है आरबीसीज को, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये मान लो अगर आपके पास ये मैं आंसर ना दिया रहा हूँ ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसी सरकारी एग्जाम में, तो वहाँ पे बच्चों की हवा निकल जाएगी ये सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सोडियम साइट्रेट किस प्रकार से एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, सी चिलेटिंग कैल्शियम, ठीक है। साइट्रेट क्या करता है, बाइंड कर देता है किसको, कैल्शियम को, प्रिवेंटिंग कोएगुलेशन, ठीक है। यह कैल्शियम को बांधकर रक्त के थक्के बनाने से रोकता है। तो इसका मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोडियम साइट्रेट का प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल क्या है, सिट्रेट क्या करता है, बाइंड कर देता है कैल्शियम को, सिंपल सी बात, कैल्शियम बाइंड हो जाएगी तो कोएगुलेशन रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो चिलेटिंग कैल्शियम, ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है ये टफर साइड बनाया गया है। अगर यही चीज़ अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर कि सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करता है, तो सारे बच्चे ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है। अब चिलेटिंग सुन के कन्फ्यूज जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल सोडियम साइट्रेट का प्रिंसिपल क्या होता है, सिट्रेट क्या कर देता है, बाइंड कर देता है कैल्शियम को, जो प्रिवेंट करती है कोएगुलेशन को। सिंपल सी बात, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। विच इज़ नॉट अ हजार्ड इन केमिकल बायोकेमिस्ट्री लैब, एक बायोकेमिस्ट्री केमिकल लैब है, उसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा खतरा नहीं है बायोकेमिस्ट्री लैब में, हजार्ड नहीं है। क्या बायो हजार्ड, केमिकल स्पिल, इलेक्ट्रिकल शॉक या लाउड नॉइस, ठीक है। अब सिंपल सी बात, बायोकेमिस्ट्री लैब है, उसके अंदर बायो हजार्ड से खतरा होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बायो हजार्ड से खतरा होता है। केमिकल स्पिल, ठीक है, केमिकल फैल गई, मान लो HCl ज़्यादातर यूज़ करते हैं, HCl शरीर पे पड़ गई, क्या कर देगा, जला देगा, सिंपल सी बात है, एसिडिक होता है। इलेक्ट्रिकल शॉक, अब किसी को करंट मार दे, सिंपल सी बात, मशीनें रखी हुई हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में, ठीक है, फुल्ली ऑटो, सेमी ऑटो, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग गई तो ये भी तो खतरा ही है ना, तो ये भी राइट है। तो लाउड नॉइस, ठीक है, क्या हम गाना बजा के काम करें तो हमें कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सी लाउड नॉइज जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी, ये होता है, इससे कोई हजार्ड, इससे कोई खतरा नहीं होता क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर, ठीक है। नॉइज इज नॉट अ रूटीन हजार्ड इन लैब, ठीक है, लैब में शोर से कोई प्रमुख खतरा नहीं होता, ठीक है, आप आराम से गाना वाना बजा के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ।
यूनिवर्सल प्रिकॉशन वर इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, ये क्वेश्चन आपने जल्दी देखा नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। ऐसे मैं छाँट छाँट के आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो 2-3 दिन की जो क्लास मिस हुई थी उसकी भरपाई आप आज के क्वेश्चन देख के आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। उससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दे देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब मैं बढ़ूँ, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किसको, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन की हम बात करते हैं, ये किसके लिए स्टार्ट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, किसको बचाने के लिए, ठीक है, किसके प्रिवेंशन के लिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन किसके प्रसार को रोकने के लिए शुरू की गई थी, क्या कैंसर के लिए, HIV एंड हेपेटाइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। चारों ऑप्शन खतरनाक दिख रहे हैं। तो हम जब भी बात करेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशन की, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके बचाव के लिए, HIV एंड हेपेटाइटिस की बचाव के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था HIV और हेपेटाइटिस की प्रसार के लिए, बचाव के लिए। सिंपल सी बात है। दीज प्रिकॉशंस एज्यूम ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड्स या बॉडी फ्लूइड्स आर इन्फेक्शियस, ठीक है। हर रक्त या बॉडी फ्लूइड को संभावित संक्रामक मानकर काम किया जाता है। अब लैब में कोई मान लो पेशेंट आपको ब्लड दे के गया तो आप उसको देख के तो नहीं बता सकते ना उसको HIV का खतरा है या हेपेटाइटिस का खतरा है या कोई भी और खतरा है, उसके लिए तो आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हम सारे एज्यूम कर लेते हैं ऐसे बॉडी फ्लूइड्स को जो सभी इन्फेक्शियस है, ठीक है। सारे बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड्स हो गए ये इन्फेक्शियस हैं जब तक कि उनकी टेस्टिंग ना की जाए, ठीक है। इसीलिए हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच ग्लासवेयर मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूज़, ठीक है। इनमें से किस उपकरण को उपयोग से पहले कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया गया है लेकिन मैं क्वेश्चन 2 बार करा चुका हूँ, ठीक है। सबसे हो जाना चाहिए, क्या बीकर को कैलिब्रेट करके यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब को हम कैलिब्रेट करके यूज़ करते हैं, मेट्रिक फ्लास्क को हम कैलिब्रेट करके यूज़ करते हैं, या वॉच ग्लास को कैलिब्रेट करके यूज़ करते हैं। तो हम जब भी कैलिब्रेशन वर्ड आ जाए, ठीक है, ग्लासवेयर में, तो हमेशा याद रखना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को क्या करते हैं, पहले कैलिब्रेट करते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, सटीक घोल बनाए जाते हैं, इसीलिए इसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सटीक, बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम कैलिब्रेट करके ही यूज़ करते हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। फ्लोराइड एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव फॉर, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन कराया था, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वापस से पूछा गया है। फ्लोराइड किसके संरक्षक के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है, किसका संरक्षण करता है, लिपिड का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या यूरिया का। मैं बात कर रहा हूँ फ्लोराइड की, फ्लोराइड ऑक्जेलेट या सोडियम फ्लोराइड। ये वायल किसका प्रिजर्वेटिव करता है, ग्लूकोज का। किसको बचाता है, ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस क्या है चीज़, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है सर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कौन बचाता है, फ्लोराइड, सिंपल सी बात है। सोडियम फ्लोराइड इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, जो स्टेबलाइजिंग करता है ग्लूकोज को, ठीक है, या ग्लूकोज को टूटने से बचाता है। क्लियर है। विच सॉल्यूशन मेंटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में तापमान स्थिर करने वाला घोल कौन सा होता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा सॉल्यूशन मेंटेन करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर इन कैलोरीमीटर, बफर, डिस्टिल वाटर, ग्लिसरॉल या थर्मोस्टेट कंट्रोल वाटर, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे कैलोरीमीटर की, कैलोरीमीटर के अंदर टेम्परेचर को कौन मेंटेन करेगा, थर्मोस्टेट कंट्रोल वाटर। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वाटर बाथ विद थर्मोस्टेट इंश्योर कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए नियंत्रित वाटर बाथ का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अगेन देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg वाटर या 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, हम मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन बी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखना, मोलर सॉल्यूशन में क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है सॉल्यूट, और क्या होता है 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर होता है आपका सॉल्यूशन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोलर सॉल्यूशन के अंदर किसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज बी 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलर का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर इक्वल टू मोल अपॉन पर लीटर, ठीक है। 1 लीटर घोल में 1 मोल सॉल्यूट होता है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नॉर्मेलिटी, अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मेलिटी से मैंने बताया था वन नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, नॉर्मेलिटी किस पर निर्भर करती है, नॉर्मेलिटी को हम डिनोमिनेट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है।
इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? क्या केवल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, मोलर मास पे डिपेंड करेगी, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगी, या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी? ठीक है, तो जब भी मैं बात करूंगा नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी हमेशा इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, बच्चे याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह समतुल्य भार पर आधारित होता है। इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं? समतुल्य भार। तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? इक्विवेलेंट वेट पर। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। विच केमिकल इज यूज्ड इन ऑटोक्लेव इंडिकेटर टेप? अगेन टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोक्लेव इंडिकेटर टेप में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ठीक है, थोड़ा सा टफर साइड है क्वेश्चन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना। ऑटोक्लेव इंडिकेटर टेप जो होता है उसके अंदर कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, स्टीम सेंसिटिव डाई, या आयोडीन? अब सिंपल सी बात है, ऑटोक्लेव में क्या होती है, हम 121 डिग्री पर, एक नॉर्मल PSI पर और एक टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं सर? यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, स्टीम का। ऑटोक्लेविंग क्या होती है? ड्राई हीट पे होती है या मॉइस्ट हीट पे? सिंपल सी बात है, मॉइस्ट हीट पे वर्क करती है। तो मॉइस्ट हीट क्या होती है? यानी सिंपल सी बात है, हम स्टीम का ही यूज़ कर रहे हैं, यानी स्टीम का यूज़ कर रहे हैं। अब स्टीम का यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपके लिए स्टीम सेंसिटिव डाई है? ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी। जो स्टीम सेंसिटिव डाई है ये इस्तेमाल करते हैं ऑटोक्लेव इंडिकेटर टेप के रूप में। ठीक है, इट चेंज कलर आफ्टर एक्सपोजर टू स्टीम। ठीक है, स्टीम के संपर्क में आने से इसका रंग बदल जाता है। किसका? स्टीम सेंसिटिव डाई। सिंपल सी बात है, नाम में पता चल रहा है स्टीम के लिए ये डाई क्या है? सेंसिटिव है। तो स्टीम में आने पर इसका रंग क्या हो जाएगा? स्टीम के एक्सपोजर से इसका रंग क्या हो जाएगा? कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट सेपरेट सीरम फ्रॉम ब्लड? इजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए। ब्लड से अगर हमें सीरम अलग करना हो तो कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे? ठीक है, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज, या कलरीमीटर? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेपरेट करेगा सीरम को ब्लड से? ठीक है, माइक्रोस्कोप अलग करेगा क्या? ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? ना। कैलरीमीटर? नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ब्लड से हमें सीरम अलग करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज स्पिन करता है ब्लड को टू सेपरेट लेयर्स। ठीक है, यह रक्त के विभिन्न घटकों को अलग करता है, विभिन्न लेयर को अलग करता है। ठीक है, मान लो आपने एक प्लेन वायर लिया, इसको आपने सेपरेट कर दिया तो सिंपल सी बात है, सीरम ऊपर आ जाता है, ब्लड आपका नीचे आ जाता है। सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल क्या होता है सर सेंट्रीफ्यूज का? ये होता है कि हल्के कण ऊपर आ जाएंगे और भारी कण नीचे आ जाएंगे। ये सिंपल सी बात, यह चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन? आणविक भार किस में मापा जाता है? ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को हम किस में नापते हैं? क्या ग्राम में, डाल्टन्स में, न्यूटन्स में, या मोल्स में? ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट की, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट की हम जब भी बात करेंगे तो ये हमेशा डाल्टन में मापा जाएगा। ठीक है, 1 डाल्टन इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक डाल्टन क्या होता है? 1/12वां भाग होता है, 12वां भाग होता है किसका? कार्बन 12 एटम का। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? डाल्टन में। ठीक है, विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन बफर? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से बफर जो सॉल्यूशन बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चीज़ नहीं प्रेजेंट होता है, कौन सा हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे बफर की तो उसके अंदर वीक एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज़ क्वेश्चन जब भी पढ़ना ना तो ये चीज़ हमेशा पढ़ लिया करना कि नोट दिया है, राइट पूछा है। ठीक है, अब नोट दिया है तो बफर पढ़ते ही बच्चे क्या करेंगे? 3 ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, वीक एसिड पढ़ते ही आंसर लगा देंगे, भैया गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट पूछा हुआ है, क्या नहीं होता? तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता बफर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड चेंजेस पीएच ड्रास्टिकली, नॉट यूज इन बफर। सिंपल सी बात है, बफर में क्या हो जाएगा? अगर हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लेंगे तो पीएच को चेंज कर देगा। अब पीएच हमें बफर के अंदर क्या करता है? पीएच चेंज का रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज का विरोध करता है। पीएच नहीं चेंज होना चाहिए तो हम वीक एसिड यूज करते हैं, साथ में साथ उसका कॉन्जुगेट बेस यूज करते हैं। क्लियर बात है। यूज किस में करते हैं? वाटर के अंदर यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें यूज हो रही होंगी बफर के अंदर, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यूज होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से पीएच में तेजी से बदलाव होता है। विच फ्लूइड इज यूज टू क्लीन ग्लासवेयर? ठीक है, ग्लासवेयर को साफ करने के लिए कौन सा द्रव इस्तेमाल करते हैं? 4 द्रव दिए गए हैं, फ्लूइड दिए गए हैं,
पूछा गया है कि ग्लासवेयर हमें क्या करना हो, क्लीन करना हो तो कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे, अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, टैप वाटर या एसीटोन। ठीक है, तो हम जब भी क्लीन करना हो ग्लासवेयर तो ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, डिस्टिल वाटर प्रिवेंट्स रेजिड्यू टू और कंटामिनेट्स। ठीक है, कांच पर क्या करेंगे, धब्बे होंगे या अशुद्धियाँ होंगी, इसको क्या करेगा, डिस्टिल वाटर जो है ये क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। ठीक है, अल्कोहल, टैप वाटर या एसीटोन इससे नहीं क्लियर होगा, डिस्टिल वाटर से क्लियर हो जाएगा फ्लूइड से क्लीन करने के लिए ग्लासवेयर को। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगेन इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की मूल इकाई कौन सी है, बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है यार, सबको पता होगा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमीनो एसिड जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है सर प्रोटीन की। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और जुड़े किससे होते हैं, मान लो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मान लो 2 अमीनो एसिड्स के ग्रुप है, ये कैसे जुड़े होंगे आपस में, ये जुड़े होते हैं सर पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, लिंक कैसे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो कि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे बढ़ जाओ। विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन्स इन यूरिन। यूरिन में प्रोटीन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट किया जाता है, बेनेडिक्ट, बायूरेट, सल्फोसैलिक एसिड या मोलिस टेस्ट। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, अगर प्रोटीन डिटेक्ट करना हो किसमें, यूरिन में, तो सिंपल हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट लगाते हैं। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट इज स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर प्रोटीन। ठीक है, यह टेस्ट यूरिन में प्रोटीन को सफ़ेद मटमैले प्रेसिपिटेट के रूप में दर्शाता है। स्पेसिफिक होता है सल्फोसैलिसिलिक एसिड किसके लिए, स्पेशली फॉर प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन बायूरेट टेस्ट। बायूरेट परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक या रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम, फेरिक क्लोराइड या अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे बायूरेट टेस्ट की, इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम इन अल्कलाइन सॉल्यूशन Cu2+ रिएक्ट्स विद पेप्टाइड बॉन्ड टू गिव वायलेट कलर। एल्कलाइन मीडियम में कॉपर सल्फेट प्रोटीन से वॉयलेट रंग देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बायूरेट के अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट इन एल्कलाइन मीडियम। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द कलर चेंज इज बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज की उपस्थिति में बेनेडिक्ट टेस्ट में क्यों रंग बदलता है। ठीक है, कलर चेंज क्यों हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है कलर चेंज बेनेडिक्ट टेस्ट में ग्लूकोज के लिए, ब्लू टू रेड या ऑरेंज, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन ओनली, या कोई कलर चेंज नहीं होता। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, अपने बचपन में इंद्रधनुष का कलर पढ़ा होगा, VIBZYOR, ये इंद्रधनुष को कलर याद करने का ट्रिक होता था विब की ओर। ठीक है, इनमें से हमने क्या कहा था, VI को काट दो, बचा का BZYOR। अब यही कलर होता है किसमें सर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कहाँ जा रहा है सर, ब्लू से क्या जैसा जा रहा है, रेड की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात है। रेड यानी रेड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में रंग क्या बदलता है, कैसा बदलता है, ब्लू से कैसा, रेड या ऑरेंज की तरफ। सिंपल सी बात, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। रिड्यूस कॉपर 2 आयंस टू कॉपर 1 ऑक्साइड विच इज रेड या ऑरेंज। ठीक है, यह टेस्ट में रिड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति में नीले से लाल रंग में बदलता है, ये चीज़ ध्यान रखना बेनेडिक्ट टेस्ट में। आगे बढ़ जाओ। इजी क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। सामान्य फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज स्तर क्या होता है, लेवल क्या होता है, 40 से 60 mg पर DL, 70 से 110 mg पर DL, 120 से 160 mg पर DL या 180 से 200 mg पर DL। तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, 70 से 110 mg पर DL। ठीक है, इस कंसिडर्ड नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, खाली पेट रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होता है, 170 से 110 mg पर DL। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। विच ऑर्गन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। कौन सा अंग इंसुलिन बनाकर ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली सीरीज देखी होगी, बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। क्या होता है सर, पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से मेरी बात। पैनक्रियास के अंदर क्या होता है सर, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। उसके अंदर क्या होती हैं, 2 सेल्स होती हैं। कौन सी, एक अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। अल्फा सेल से क्या निकलता है सर, ग्लूकागॉन निकलता है। ये चार्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल से क्या निकलती है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है।
और इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। अब सिंपल सी बात है, दोनों का क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो इंसुलिन कहाँ से निकला, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, क्या लीवर बनाएगा, पैनक्रियाज बनाएगा, किडनी या स्टमक। इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करेगा वो पैनक्रियाज की कौन सी सेल, अल्फा या बीटा, तो राइट ऑप्शन बीटा सेल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बीटा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन विच लोअर ब्लड ग्लूकोज शुगर। अग्नाशय या पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है जो ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार लैंग्वेज बदल के पूछा गया है। कौन सा एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या सेलुलोज। ठीक है, तो हमने आपको बताया था इसका पूरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका पूरा एग्जांपल बताया था, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अच्छा, इससे क्या कोई लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको यही ऑप्शन दे दिया जाए तो फ्रक्टोज के लिए लगा सकते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम क्या लगाते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लैंग्वेज बदल के यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, खोज लो इसमें। सर फ्रक्टोज जो होगा वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट, सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और यह बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिएक्ट करता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। यूरिया इज सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। बच्चे ध्यान रखना, ऑप्शन पढ़ते ही किडनी आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, यूरिया हमेशा कहाँ बनेगा सर, यूरिया हमेशा कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, यूरिया हमेशा ध्यान रखना लीवर के अंदर कैसे बनता है, यूरिया साइकिल द्वारा, यूरिया साइकिल, या इसी को ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं, ऐसे बनता है लीवर के अंदर। क्लियर सी बात है। तो यूरिया का अगर हम बात करूँ, यूरिया फॉर्मेशन वो लीवर में हो जाएगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन, तो आपका राइट आंसर किडनी हो जाएगी। क्लियर है। लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया इन यूरिया साइकिल, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है या शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। विच टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट सीरम यूरिया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सीरम यूरिया को मापने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट सीरम यूरिया, नेस्लर्स टेस्ट, बार्थेलोट मेथड, डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम मेथड या जेफीज रिएक्शन। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे एस्टिमेट करने के लिए सीरम यूरिया का, तो इसके लिए डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम मेथड यूज़ करते हैं। मोनोऑक्साइम मेथड इज स्पेसिफिक फॉर सीरम यूरिया एस्टिमेशन, यह टेस्ट यूरिया के साथ रंग बदलने की प्रतिक्रिया देता है जिससे माप संभव हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए एस्टिमेट करने में क्या स्पेसिफिक सीरम यूरिया, तो डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइम मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, लैक्टिक एसिड या क्रिएटिनिन। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है यूरिया। सिंपल सी बात है। यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन टूटने पर नाइट्रोजन युक्त कचरा यूरिया के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये आज आपके 150 क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज थे। 150 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज थे। अगले 50 क्वेश्चन 200 तक और इसी टॉपिक से करेंगे। ठीक है, बाकी के बच्चे जो है 100 क्वेश्चन क्या करेंगे, और जो बचे हुए टॉपिक बच गए हैं जैसे टेस्ट हो गए, LFT, KFT, TFT, सारे सब से बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आपका बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री किस पे हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में साथ अपना फीडबैक जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन हो जाने पर एक सीट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक PDF के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।